संवेदना का शब्द रूप कलात्मक प्रकाशन है। जिस तरह जीवन का प्रवाह अनंत है, उसी तरह मानवीय भावों, विचारों, उत्प्रेरणाओं, आकांक्षाओं का भी सतत प्रवाह है। कविता इन सभी का संश्लिष्ट प्रतिफलन है। कविता में सारी चीजें समन्वित रूप में आती, इसलिए मेरा मानना है कि वही कविता बड़ी होती जो आवेग से पैदा हो, जिसमें इंटेंसिटी हो। मान निषाद प्रतिष्ठान तम अग्न शाश्वती समा की तरह अचानक निकल जाती। कवि वही बड़ा होता है जिसमें अंतर्दृष्टि और विश्व संदृष्टि होती है। बड़ा कवि हमेशा अपने समय, समाज और सभ्यता का विमर्श प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है। कविता के लिए शब्द की जो विधायक भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ परंपरा में पूरा का पूरा चिंतन ही जो है वो वाक्य केंद्रित है। और वाक्य को अपने यहाँ विश्व जननी तक कहा गया, वाग्यो विश्वाभ्योनान जगे। आचार्य दंडी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, इधर मंथम तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दवा अवयम ज्योतिदा संसार न दीप्यते। यदि शब्द नामक ज्योति संसार में प्रज्वलित न होती तो यह सारा संसार अंधकार से आच्छादित रहता। यानी काव्य जो है मनुष्य की भले ही आदि उपलब्धियों में से है, लेकिन वह मनुष्य के अंदर के अंधकार को दूर करने का सबसे बड़ा जो है कारक है, सबसे बड़ा माध्यम है। एक अच्छी कविता अपने समय और जीवन के तमाम स्तरों का, वो स्तरीय जीवन है हमारा, जटिल जीवन है, उसका विमर्श प्रस्तुत करती है। कवि जो है काल चिंतक होता है और कविता काल यात्री होती है, वो काल के साथ यात्रा करती है। इसलिए बड़ी कविता वही होती है। हमारे यहाँ कविता को विद्या और कलाओं को उप विद्या कहा गया है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य को विद्या कहा है, और जयशंकर साहब रामचंद्र शुक्ल ने भी काव्य को विद्या ही माना है। कविता को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सारा उपद्रव काव्य को कलाओं के भीतर लेने के कारण करीब करीब इस पर बहुत ज्यादा जोर रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि आज भी जो कविता का आदर्श रूप है वह वेद है, वह उपनिषद है, वह रामायण है, महाभारत है, कालिदास का साहित्य है, भगवती का उत्तरराम चिंतन है, पूरा भक्तिकालीन साहित्य है, प्रसाद और निराला, गेय और मुक्तिबोध का काव्य है। कहीं न कहीं कविता का जो एक आदर्श प्रतिमान हो सकता है उसमें हमें यह देखना है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म, लय, छंद, जीवन जगत और संगीत का भी संश्लिष्ट चित्रण होता है। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि नाद सौंदर्य से कविता की उम्र बढ़ती है। आज भक्तिकालीन कवि कर्नाटक संगीत तक पहुंच गए हैं। और जब हम लोग साक्षात्कार वगैरह लेते हैं तो पूछते हैं कि आज के 5 कवियों का नाम बता दीजिए, तो न बच्चे बता पाते हैं, न प्राध्यापक का साक्षात्कार देने वाले बता पाते हैं। ये जो संकट आया है कहीं कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कविता श्रेय और प्रिय का समन्वित रूप है। वह विश्व मंगल के लिए संकल्पित होती है। उसमें चराचर जगत के कल्याण की कामना होती है। पुरुष, नपुंसक, नारी व जीव चराचर कोई तुलसीदास की तरह जब हम संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण चराचर जगत के मंगल की कामना करते हैं तो सही दृष्टि हमारे सामने आती है। मित्रों, मैं एक दो उदाहरण दे करके अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। एक बार महात्मा साहब द्विवेदी जो है कविता की तलाश में गए तो उन्होंने कहा कि कविता कहाँ कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते विचित्र वर्ण भरणे कहाँ गई, तलाश कर रहे हैं। तो कहते हैं अलौकिका निधायिनी महाकविंद्र कांते कविते कहाँ गई, कहाँ मनोहारी मनोज्ञता गई, कहाँ छटा छीड़ हुई नई नई, पता नहीं है भुवनांतराल में कहाँ गई तो रूप रम्यता। सजीव होती यदि जीव लोक में कहीं कहीं तो मिलती अवश्य ही, कहीं कहीं छंद, कहीं सुचित्रता, कहीं अनुप्रास विशेष में तुझे सुजान ढूंढे अनुमान से सदा, परंतु तू काव्य कले कहाँ वहां, मतलब नहीं मिल रही।